साथियों, आज हम बात करेंगे सिक्योर लोन के बारे में। अगर आपका कोई मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का लोन है, अगर आपने वो मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, सीसी लिमिट लिया, लैप लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, होम लोन लिया या अन्य किसी तरह का लोन लिया, आप उसको कानूनी रूप से कैसे उसका बचाव कर सकते हैं। भगवान ना करे अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी में जा कौन सकता है? सबसे पहले तो डीआरटी में 20 लाख से ऊपर का लोन जाता है, 20 लाख से कम का लोन कभी डीआरटी में नहीं जाता अगर आपका सिक्योर लोन है तो ये बात समझिए। इसके अलावा वैसे तो अमूमन 20 लाख से ज्यादा के ही लोन है अगर किसी का प्रॉपर्टी का लोन है तो। अब जब भी आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो उसको डाल देते हैं SMA1, 2 डिफॉल्ट होती हैं तो SMA2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, 3 डिफॉल्ट हो जाती है तो एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा। साथियों, जब आपका लोन एनपीए में चला जाएगा, डज नॉट मैटर कि वो 2 करोड़ का है, 5 का, 50 करोड़ का या 500 करोड़ का है, जितने मर्जी अरब रुपएगा, क्योंकि कानून सबके लिए एक है और सबके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट होगा। अब ये सरफेसी एक्ट बीमारी क्या है? जैसे कि सरफेसी एक्ट 2002, नाम से ही पता लग रहा है कि सरफेसी एक्ट जो है 2002 में बना है। उससे पहले क्या लोन नहीं लोग लेते थे? हमारे देश में बैंकिंग का जन्म 1843 में हो गया था, ब्रिटिश काल में। उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। आज से 180 साल से बैंकिंग होती आ रही है। भाई, अगर 80 के दशक की बात करें तो उस टाइम भी तो लोन देते थे लोग, फैक्ट्री कारखाने लगाते थे, कोठियां बनाते थे, मकान बनाते थे, तब भी लोगों की ईएमआई डिफॉल्ट होती थी। तब बैंक कैसे रिकवरी करता था? जब सरफेसी एक्ट तो 2002 में आया। अगर किसी का 2000 में या 1999 में डिफॉल्ट हो गया तो कैसे रिकवरी होती थी? तो किसी भी बैंक को, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी का तो 1980 के दशक में जन्म ही नहीं हुआ था, तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता था, सिविल कोर्ट में, और कोर्ट में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है क्योंकि हमारे देश में कोर्ट में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग केस हैं, करोड़ों केस पेंडिंग हमारे देश में सिविल के। अब उससे बचने के लिए ये सरफेसी एक्ट बनाया गया। अब क्योंकि 2002 में एनबीएफसी का भी जन्म हो गया तो सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग इनको अब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं आपकी प्रॉपर्टी को एक्शन करने के लिए। सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही 3 महीने आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होएगी तो जो सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) है, 13(2) है, उसके अकॉर्डिंग 3 महीने होने के बाद, क्योंकि एनपीए से पहले सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू ही नहीं होता, ये बात समझ लें। अगर 1 महीने के बाद आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है तो समझ लो 100% चवन्नी छाप कुत्ते बेच रहे हैं। ये जो भिखारी हैं, जुआरी हैं, नंग है, चोर है, भिखमंगे हैं, जीबी रोड के दल्ले हैं, कुत्ते ये बेच रहे हैं। और जब तक आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होगी आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ ही नहीं सकता, गैर कानूनी है, वो लीगल नहीं है। हाँ, 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी उसके बाद आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आएगा, 13(2) का, 13(2) का। आपको 60 डे का, 60 दिन का टाइम दिया जाएगा, 2 महीने का। भगवान ना करे आपने उस 2 महीने में भी पैसे नहीं दिए तो आपके पास 13(4) का नोटिस आएगा, 13(4) का नोटिस आएगा। अब आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा और सिंबॉलिक पोजीशन आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, जमीन, जायदाद या जो भी आपने जिस भी एसेट पे आपने लोन लिया उसकी सिंबॉलिक पोजीशन ले ली जाएगी, प्रतीकात्मक कब्जा उसका ले लिया जाएगा, मतलब कागजों के अंदर उसका कब्जा ले लिया जाएगा। जैसे ही 13(4) का नोटिस आपके पास इशू और किसी कारण से आपके पास पैसे नहीं आए तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी भी कोर्ट का नाम है। 50% से ज्यादा पैसे चले गए हैं तो आराम से इजली चले जाए। अगर 25% भी पैसे आपके नहीं गए 15% है तो भी आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। जज साहब निर्धारित करेंगे एक राशि
ज्यादातर 25% होती है। भाई 25% इनका पैसा जमा करवाओ, उसके बाद आपके केस को कंसीडर किया जाएगा, उसकी सुनवाई होएगी, उसकी हियरिंग चलेगी। अब आप एक बात समझे, जैसे ही 13/4 का नोटिस आपके पास ये इशू कर रहे हैं सिंबॉलिक पोजीशन का, तो आपके पास 45 दिन का टाइम है, जो ये कभी नहीं आपको बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। बैंक क्यों बताएगा, एनबीएफसी कंपनी क्यों बताएगी। 1.5 महीने के अंदर अंदर आप इनके खिलाफ डीआरटी में केस फाइल कर सकते हैं। और डीआरटी में लोग केस तो फाइल कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, वहां स्टे के लिए भी एक एप्लीकेशन लगाएं कि भाई मुझे स्टे दिया जाए, स्थगन आदेश। अब अगर आपको वहां से स्टे मिलेगा तो आपको 6 महीने के लिए स्टे मिल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 6 साल के लिए स्टे मिल जाएगा या परमानेंट स्टे मिल जाएगा, 6 महीने के लिए आपको स्टे मिल सकता है। हाँ, उसके बाद दोबारा आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जज साहब अगर देखे भाई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको 6 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। तो अगर आपका ऑलरेडी डीआरटी में केस चला हुआ है तो आप ये ना समझे और वहां से आपने स्टे की एप्लीकेशन ही नहीं लगाई या स्टे आपको मिला ही नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी की एक्शन नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन नहीं ले सकते, ले सकते हैं। सरफेसी एक्ट अपना काम करता रहेगा अगर आपने डीआरटी से स्टे नहीं लिया तो। सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग ये आपकी प्रॉपर्टी का 13/4 का नोटिस इशू कर देंगे, उसकी एक मार्केट वैल्यू लगा देंगे, उसकी एक्शन के लिए स्थानीय न्यूज़पेपर में, जो भी आपका लोकल न्यूज़पेपर है, जो भी आपका लोकल अखबार है, उसके अंदर ऐड दे देंगे भाई इसकी मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना जो भी आपने मॉर्गेज किया है इसकी इतनी तारीख को एक्शन होगी। ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी वो इनकी मर्जी है। अगर आपका डीआरटी में केस चल रहा है, आप इस गफलत में ना रहें, इस अपना भ्रम ना पालें कि भाई मेरा तो डीआरटी में केस चल रहा है, मेरी प्रॉपर्टी की एक्शन नहीं हो सकती। आपका अगर डीआरटी में केस भी चल रहा है तब भी ये उसकी एक्शन कर सकते हैं। आप तुरंत प्रभाव से अपने वकील को, एडवोकेट को बोल के वहां पे एक एप्लीकेशन लगाएं कि भाई हमें स्टे मिलना चाहिए। तो आपको वहां से अगर स्टे मिल जाएगा तो आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, ये 13/4 के नोटिस के बाद डीएम साहब के पास जाएंगे और वहां से प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन लेने के लिए, मौके पे उसका कब्जा लेने के लिए, मतलब आपके बर्तन डोबरे सड़क पे फेंकने के लिए वहां से कब्जे के ऑर्डर लेके आएंगे अगर आप गफलत की स्थिति में रहेंगे तो। इसके अलावा भी आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी को कोई भी कबाड़ी के स्क्रैप के रेट में नहीं बेच सकता, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सरफेसी एक्ट 2002 ने आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संविधान ने आपको अधिकार दिए, उनको खत्म नहीं कर सकता सरफेसी एक्ट। हमारे देश में कोई ऐसा एक्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे देश में है। बस आप अपने राइट्स और अधिकार जान लें तो आप अपनी प्रॉपर्टी को लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से भी बचा सकते हैं। अगर ये 3 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिंपल नोटिस इशू कर दो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए, आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो इसकी। 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ कि वो सेम प्रॉपर्टी 1 करोड़ में सेल करने के लिए तैयार है। ना नो मन तेल हो गए, ना कभी राधा नाचेगी। अरे राइट्स अपने जान लो ना भाई। अगर केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आप इनके खिलाफ, आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होता। 20% से कम पैसे रह गए हैं, सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी भी कोर्ट का ही नाम है। डरे घबराए नहीं। अगर 3 EMI आपकी डिफॉल्ट हो गई है तो आपके खिलाफ ये सरफेसी एक्ट का नोटिस भेजेंगे 13/2 का। अगर 2 EMI डिफॉल्ट हो गया तो 3 के बाद भेजेंगे। एक भी नहीं हुई, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मेरी EMI डिफॉल्ट होगी, तो ये आपके पास 3 EMI डिफॉल्ट होने के बाद आपके पास नोटिस भेजेंगे। जैसे ही ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन अगर आ चुकी है या आने वाली है, तुरंत प्रभाव से एडवाइज ले। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से हमें देख रहे हैं तो आप कुंडली बॉर्डर पे हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं तो NCR में कर सकते हैं। मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं।
पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। इन 5 स्टेटों में किसी भी ऑफिस में आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास 13(2) का नोटिस आ रहा है, 13(4) सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन या डीएम साहब, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। आपके पास 138 का नोटिस आ रहा है, चेक बाउंस का नोटिस आ रहा है, आपको एडवोकेट चाहिए, आपको जमानत करवानी है, आपको बेल करवानी है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गोवा से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट हैं, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। उसकी क्या फीस है ये जानने के लिए या हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली मीटिंग कर सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, या एडवोकेट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एडवोकेट भी अगर आपको लेना है तो जमानत के लिए, अन्य किसी भी तरह के केस के लिए, तो आपको सिर्फ एक मैसेज करना है, अमरदीप कादियान आपके एक मैसेज की दूरी पे है। अगर आप डायरेक्ट कॉल करेंगे इस नंबर पे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा, क्योंकि ये नंबर जो है मेरी टीम के पास होता है। अभी भी आप ऑनलाइन है तो अभी भी आप मैसेज करके देखें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल बे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।